पद्धति। मिथक की समीक्षा पद्धति में अरस्तु ने मिथक को मनगढ़ंत कथा अथवा आख्यान मूलक रचना माना है। विभिन्न देशों तथा संस्कृतियों में प्रचलित दंतकथा या पुराकथा या पौराणिक आख्यान इस प्रकार के मिथकों के अंतर्गत आते हैं। प्राचीन भारतीय परंपरा को देखें तो रावण का शंकर भगवान को अपने मस्तक चढ़ाना, विष्णु के विभिन्न अवतार दधीची द्वारा अपनी अस्थियों का दान, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, महाप्रलय आदि प्रसंग मिथकों के अंतर्गत आते हैं। सामान्यतः मिथक कथा रूप में ही मिलते हैं किंतु उनका केवल कथापरक होना जरूरी नहीं होता। सामान्य कुछ घटनाएं, प्रसंग तथा स्थितियाँ, कुछ मान्यताएं तथा विश्वास भी मिथक की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के लिए किसी पशु पक्षी के विशेष व्यवहार से भविष्य की किसी शुभ या अशुभ संभावना को जोड़ना। उसके अलावा आज का मानव भी अपने समय, समाज और राजनीति से जुड़े प्रसंगों को लेकर मिथकों की रचना करता है। कहा जा सकता है कि आदिम मिथक की उत्पत्ति आदि मानव के अज्ञान से हुई है, अर्थात जिन घटनाओं या स्थितियों को वह स्पष्टता समझ या समझा नहीं पाया उन्हें उसने मिथक का रूप दे दिया। आज जिन मिथकों की रचना हो रही है उनके पीछे गहरी समझ, विचार, विवेचना तथा तथ्यों को स्पष्ट रूप से समझने की आकुलता है। मनोहर श्याम जोशी या सलमान रुश्दी के उपन्यास और मुक्तिबोध की कविताओं में आप इस प्रकार के मिथकों का प्रयोग देख सकते हैं। ये मिथक प्राय प्रतीक से अभिन्न हो गए हैं। आधुनिक मिथकों की एक और विशेषता ये है कि ये अमूर्त और रहस्यमय तत्वों के साथ ही समसामयिक यथार्थ जगत को भी अपना आधार मानते हैं। मिथक को दृष्टि में रखकर की जाने वाली समीक्षा अभिधापरक अर्थ के परे जाकर रचना की गहराई में बैठकर उसके अंतर्हीन अर्थों का पहचान अधिक कुशलता से कर सकती है। पिछले अनुभागों में आप देख चुके हैं कि मिथकों तथा साहित्य रचनाओं की सृजन प्रक्रिया में कितना साम्य है। इसलिए मिथक की दृष्टि से अध्ययन द्वारा कृति की रचना प्रक्रिया के मूल अर्थ और अभिप्राय तक पहुंचा जा सकता है। मिथकों की प्रतीकात्मक, उनका बिंब विधान, उनमें निहित आदिरूप और आदिम विश्वास, ये सब आलोचक की दृष्टि को दिशा देने में सहायक होते हैं। मिथक के आख्यान की सार्वभौमता के आलोक में समीक्षक को प्रस्तुत कृति को समझने एवं व्याख्यात करने में मदद मिलती है। मिथक कालातीत होते हैं। काल विशेष के साहित्य की समझ एवं व्याख्या के लिए वे संदर्भ बिंदु प्रस्तुत करते हैं। सृजन प्रक्रिया के साम्य के कारण या संदर्भ बिंदु होने के कारण तो रचना की समीक्षा में मिथकों का महत्व है ही। वे रचना की अंतर वस्तु के अंग बनकर भी आते हैं। कभी कथा प्रसंग के रूप में, कभी प्रतीक या बिंब के रूप में मिथकों का प्रयोग कृति की रचना विधान को भी प्रभावित करता है और आलोचना के लिए एक विशिष्ट पद्धति की अपेक्षा करता है। आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा मिथक के तत्वों से भरपूर है और उसकी समीक्षा के लिए मिथक की दृष्टि आवश्यक है। केवल इसी पद्धति की आलोचना का संपूर्ण आधार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि मिथक ही साहित्य का एकमात्र तत्व नहीं है। विभिन्न रचनाकार अपने तथ्य को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत कर सकते हैं और किसी एक प्रतिमान के आधार पर उन्हें श्रेष्ठ या हीन सिद्ध करना अनुचित होगा। जो रचनाएं मिथक प्रधान होती हैं उनकी समीक्षा के लिए यह पद्धति पर्याप्त नहीं, क्योंकि कीर्ति के कई पक्षों को मुख्यतः उसके रूप विधान को
को इसमें विशेष महत्व नहीं दिया जाता। यह पद्धति साहित्य को मूलतः साहित्य बाह्य आधारों पर परखती है। इस पर नृतत्व शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र आदि जिन अनुशासनों का प्रभाव है और जो अनुशासन इसकी समीक्षा दृष्टि को नियंत्रित करते हैं, उनमें से कोई भी मूलतः साहित्य शास्त्र से संबद्ध नहीं है। इसीलिए इस दृष्टि द्वारा प्रस्तावित प्रतिमान साहित्य समीक्षा में एक महत्वपूर्ण आयाम भले ही जोड़े, वे साहित्यिक प्रतिमान नहीं होते और रचना को रचना के आंतरिक नियमों से नहीं परखते। इन सब सीमाओं के बावजूद साहित्य को परखने के लिए लिखित समीक्षा एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण अवश्य प्रस्तुत करती है। रूपवादी समीक्षा पद्धति, इसने साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में साहित्येतर अनुशासनों के बढ़ते प्रभाव का विरोध किया। 19वीं सदी के अंत में साहित्य की विवेचना पर इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि का इतना प्रभाव पड़ने लगा था कि समीक्षा इन अनुशासनों की अनुगत होकर रह गई थी और साहित्य सिद्धांत इनका उपसिद्धांत मात्र बन गया था। रूपवादी समीक्षा पद्धति ने स्वयं साहित्यिक कृति को केंद्र बनाकर साहित्य के अध्ययन और समीक्षा को एक स्वायत्त और विशिष्ट अनुशासन के तौर पर स्थापित किया। बड़े ही व्यवस्थाबद्ध रूप से इसने गैर साहित्यिक तत्वों को साहित्य के क्षेत्र से निष्कासित किया। इस क्रम में केवल कला के नियमों पर इसका इतना बल रहा कि इसने कला तथा जीवन को भी विरोधी माना और साहित्य में इन दोनों के संबंध के संधान को नकार दिया। कभी टी.एस. एलियट ने समीक्षा का लक्ष्य माना था, कवि से हटाकर कविता पर ध्यान केंद्रित करना। रूपवाद ने यही किया। किसी साहित्यिक कृति के दो पक्ष माने जाते हैं, वस्तु या तथ्य, और रूप। परंपरा अनुसार तथ्य को रचना का उद्देश्य माना जाता रहा है, रूप उसका माध्यम भर है, यह एक अतिरिक्त सजावट। रूपवाद ने वस्तु को पूरी तरह से नकार कर केवल रूप पर ध्यान केंद्रित किया। इसकी दृष्टि में रूप रचना के माध्यम से ही किसी कृति में साहित्यिकता आती है और समीक्षा का काम उन युक्तियों की खोज है जो कीर्ति को विशिष्ट रूप देती है। यह एक रोचक तथ्य है कि इस पद्धति को रूपवाद का नाम इसके विरोधियों ने दिया है, इसके अनुयायियों ने नहीं। एक सिद्धांत के रूप में इसका प्रभाव इसके उदय के कुछ वर्ष बाद कम हो गया, किंतु उसने अपने अनेक महत्वपूर्ण साहित्यिक तथा भाषा वैज्ञानिक आंदोलनों तथा सिद्धांतों को प्रभावित किया, जिनमें संरचनावाद, शैली विज्ञान और नई समीक्षा प्रमुख है। रूपवाद ने साहित्य समीक्षा में भाषा के और रचना को साहित्य का दर्जा दिलाने वाली युक्तियों के अध्ययन को महत्व दिया। हालांकि इस क्रम में उन्होंने कथ्य को बिल्कुल नकार भाषा के, उसकी ध्वनियों और संरचनाओं के प्रभाव पर अतिरिक्त बल देना आरंभ कर दिया। रूपवाद का उदय रूस में सन 1914 के लगभग हुआ और इसके प्रथम पुरोधा थे विक्टर स्क्लोवास्की। प्रमुख प्रवृत्तियाँ और मान्यताएं। हर समीक्षा पद्धति के लिए पहले इस बात की पहचान जरूरी होती है कि साहित्य किसे कहेंगे, उसका स्वरूप और पद्धति क्या हो, उसका प्रकार क्या हो। उसके मानक तय करने के बाद उन्हीं के अनुसार कृति की समीक्षा में जुटती है। रूपवाद के समय में साहित्य को लेखक के व्यक्तित्व और या दृष्टिकोण की, किसी विचारधारा की या फिर किसी सामाजिक तथ्य की अभिव्यक्ति मानने की प्रवृत्ति प्रधान थी। साहित्य पहली स्थिति में जीवनी, इतिहास या मनोविज्ञान से, दूसरी स्थिति में दर्शन से और तीसरी स्थिति में समाजशास्त्र तथा संबंध अनुशासनों से जुड़ता है। रूपवाद ने साहित्य को इन तमाम अन्य अनुशासनों से काटकर भाषा पर केंद्रित किया, क्योंकि भाषा ही वह तथ्य है जो साहित्य को हमारे सामने लाती है और साहित्य से अनिवार्यता जुड़ी है। साहित्य और भाषा का अनन्य संबंध है और रूपवाद के एक दौर में साहित्य को भाषा से अभिन्न माना गया। काव्य और साहित्य में यदि घोड़ा या प्याला शब्द प्रयोग होता है तो वह अन्यास ही उस चौपाए या वस्तु का अर्थ नहीं देता। साहित्य का चूँकि बाह्य जगत से कोई संबंध है ही नहीं, अतः साहित्य की भाषा भी बाह्य जगत से जुड़े सामान्य अर्थ नहीं देती। रूपवाद के उदय से कुछ ही पहले टी.एस. एलियट ने काव्य भाषा को भाषा का निरंतर अल्प परिवर्तन माना था।
रूपवाद ने इसी परिवर्तन को भाषा का अपरिचितीकरण और विचित्रीकरण कहा है। इस बात को ठीक से समझें कि जीवन के सामान्य संदर्भों में भाषा के अर्थ हमारे लिए पूर्ण परिचित होते हैं, अर्थात जब घोड़ा शब्द का उच्चारण किया जाता है तो बिना किसी चेष्टा के अनायास से हमारे सामने चौपाई विशेष काव्य की यांत्रिक रूप से स्वतः उभर आता है। इसे बोध की यांत्रिकता या बोध का स्वचालन कहा जा सकता है। रूपवाद ने इसे सामान्य एवं तथ्यपरक भाषा के लिए स्वीकार किया, साहित्य की भाषा के लिए नहीं। उनके मत में साहित्य चूंकि बाह्य जगत से जुड़ा होता है, न सामान्य अर्थ ही देता है, इसीलिए इसकी भाषा को भी बाह्य जगत से नहीं जुड़ा होता, न सामान्य अर्थ ही देता है, इसलिए इसकी भाषा को भी सामान्य भाषा से भिन्न होना चाहिए। दोनों स्थितियों में भाषा की सामग्री वही रहती है। ऐसे में अंतर केवल अर्थ के स्तर पर ही हो सकता है। वह अंतर इस प्रकार लाया जा सकता है कि भाषा अपनी परिचित सामान्य अर्थ न देकर भिन्न अर्थ दे। इस प्रकार भाषा में भिन्न अर्थ भरना भाषा का अपरिचितीकरण कहलाया। काव्य भाषा में भी सामान्य का असामान्यीकरण होता है। काव्य भाषा में भी कवि जिन शब्दों का प्रयोग करता है वे सामान्य अर्थ से हटकर भी अन्य अर्थ दे सकते हैं। रूपवादी दृष्टि में समीक्षा का कर्म रचना में इसी साहित्यिकता की तलाश करना है। शिल्प ही उसका एकमात्र प्रमुख तत्व होता है। शिल्प की रचना कुछ युक्तियों के माध्यम से होती है, जैसे कविता में विशिष्ट ध्वनियों का दोहराव, उनका विशिष्ट क्रम, लय, उनकी विशिष्ट स्थितियाँ, परस्पर विरोधी शब्द प्रयोग, शब्दों का विपर्य व्यतिक्रम, असामान्य संयोजन आदि। चूँकि साहित्य में बाह्य जगत से संबंध अर्थ का दर्शन नहीं होता, इसलिए इन युक्तियों में भी अर्थालंकारों के स्थान पर शब्द अलंकार, ध्वनि के संगीत आदि का अधिक बल होता है। पारंपरिक साहित्य में भी इस प्रकार की युक्तियों का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए आप सूरदास, लट लटकिनी मनुमत मधुकर मादक मदेही पिए या बिहारी की या किसी अन्य कवि की पंक्तियों को देख सकते हैं, किंतु वहाँ ऐसे प्रयोग किसी अन्य साहित्यिक लक्ष्य को सिद्ध करने के माध्यम मात्र होते हैं। रूपवाद के अनुसार साहित्य की जो परिभाषा है उसमें ऐसी युक्तियाँ ही रचना को साहित्य का दर्जा देती हैं। ये युक्तियाँ सामान्य परिचित शब्दों के बारे में हमें नया बोध जगाती है। जिस प्रकार कच्चे आम या कैरी की खाकर अपना मूल रूप छोड़कर एक नया रूप धारण कर लेती है, उसी प्रकार युक्तियों से जुड़कर सामान्य भाषा अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति बदल बैठती है। इन युक्तियों के माध्यम से लेखक अपने लेखन में कुछ विशेष तत्वों को अग्रभूमि में लाता है और ऐसे प्रभाव उत्पन्न करता है जो पाठक में साहित्य की यथार्थ की चेतना जगाता है। रूपवाद पर भाषा वैज्ञानिक शश्यूर के विचारों का भी प्रभाव पड़ा। शश्यूर के अनुसार सामान्य नियम अनुगत भाषा के सभी बोलने वालों के दिमाग में आदर्श अमूर्त रूप में स्थित होती है, किंतु बोलते समय वह हर वक्ता की अपनी निजी विशिष्टता से भिन्न भिन्न रूपों में अभिव्यक्त होती है, जिन्हें वाक् कहा जाता है। साहित्य की सामग्री एक नियमानुगत भाषा होती है, जबकि उसकी अभिव्यक्ति हर रचना में व्यक्ति विशिष्ट वाक् तथा पैरोल के रूप में होती है। रूपवाद साहित्य को स्वायत्तता और स्वकेंद्रित मानता है, साथ ही स्वयं साध्य भी, अर्थात ये अपने आप में साध्य है, किसी अन्य तथ्य को अभिव्यक्त करने का माध्यम नहीं। बाह्य जगत से उसका कोई सीधा आर्थी संबंध नहीं है, बाह्य सिद्धांतों से उसका सरोकार नहीं है। हर रचना अपने आप में स्वतंत्र तथ्य है और उसकी समीक्षा भी उसी को केंद्र में बनाकर होनी चाहिए। रचना साहित्य शास्त्र में ऐसे कोई वस्तुगत नियम नहीं है जिन्हें कसौटी बनाकर हम रचना को परखें, बल्कि हर पाठ के सिद्धांत स्वयं उसी में अंतर्निहित होते हैं और समीक्षा का कार्य है पाठ को पढ़कर उसमें निहित साहित्य सिद्धांतों का संधान। रूपवाद की
रचना केंद्रितता इस सीमा तक बढ़ी हुई है कि वह रचना को महत्व देता है, रचनाकार को नहीं। एलियट ने कविता को कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं वरन व्यक्तित्व से पलायन माना था। रूपवाद के लिए लेखक की जीवन दृष्टि में अर्थ या आशय का महत्व कौन पढ़ता है? वह एक ऐसा शिल्पकार है जिसे कला के विषय में जानकारी होनी चाहिए। उसके लिए किसी महत दर्शन या जीवन जगत के व्यापक सामाजिक संदर्भ की जानकारी भी आवश्यक नहीं। समय समय पर साहित्य में आने वाले परिवर्तन भी लेखक की मनोभूमि का नहीं बल्कि साहित्य रूप का ही परिवर्तन झलकाते हैं। रचना लेखक के भावों से नहीं अपने आंतरिक नियमों से ही नियंत्रित होती है और रची जाने के बाद लेखक से पूर्णतः स्वतंत्र हो जाती है। सृजन के बाद कीर्ति चूंकि सृजक से मुक्त हो जाती है, इसलिए आलोचक विश्लेषण करता है तो इस बात का कि अपनी युक्तियों के माध्यम से कीर्ति उसे क्या कहती प्रतीत होती है, न कि इस बात का कि लेखक का तथ्य या उद्देश्य क्या था। जिन रचनाओं में लेखक का मनोविज्ञान या उसका जीवन झलकता है वे जीवनी या आत्मकथाएं हो सकती है, साहित्य नहीं। छवि नहीं है। साहित्य में अंकित संसार बाह्य संसार का संदर्भ बन सकता है। बाह्य संसार वैसे भी साहित्य की रचना इस प्रकार रूपवादी समीक्षा पद्धति में रचना या आलोचना दोनों ही स्तरों पर लेखक की भूमिका गौण मानी जाती है। भूमिका को भी एकदम नकार देता है क्योंकि इनका संबंध अर्थ से होता है। नई समीक्षा हालांकि रूपवाद से प्रभावित थी, यहाँ यही वह रूपवाद से हो जाती है क्योंकि उसने रूप तथा तकनीकी को महत्व देते हुए भी रूपवाद ने साहित्य की स्मिता को फिर से स्थापित किया और रूपवादी समीक्षा पद्धति की समीक्षा के लिए अपनाए हुए पूर्णतः साहित्यिक और कृति केंद्रित थी। इस सिद्धांत में साहित्यिकता की अवधारणा के माध्यम से साहित्य के अध्ययन को एक वैज्ञानिक भूमि प्रदान की। वैज्ञानिक अवधारणाओं की भांति यह वस्तुपरक और व्यक्ति निरपेक्ष है क्योंकि लेखक कोई भी हो, कृति तभी साहित्य के क्षेत्र में स्वीकृत होगी जब उसमें साहित्यिकता का गुण होगा। दूसरी ओर रूपवाद व उससे जुड़ी समीक्षा पद्धति की कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आलोचना हुई। यह पद्धति शैली और सौंदर्य शास्त्र को इतना अधिक महत्व देती है कि यथार्थ जीवन, समाज और राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वास्तविकताओं से यह बिल्कुल कट गई है। इसने साहित्य की भी उपेक्षा की है, जबकि कोई भी कृति क्यों रची गई और ठीक उसी रूप में क्यों रची गई, यह बहुत कुछ परिवेश और ऐतिहासिक शक्तियों से भी निर्धारित होता है। आप हिंदी साहित्य में ही देखिए, क्या प्रयोगवादी कविता उस युग और परिवेश में लिखी जा सकती थी जिसमें द्विवेदी युगीन कविता लिखी गई, या एक ही युग में क्या प्रेमचंद और प्रसाद एक जैसी कहानियाँ लिख सकते थे? इस अंतर को बाहरी प्रभाव के माध्यम से न समझा जाए तो कैसे समझा जाए? इसी क्रम में काल की स्वतंत्रता को लेकर इसकी स्थापनाओं पर विचार किया जा सकता है। कला यदि अपने युग, इतिहास, यहाँ तक कि रचनाकार से भी पूर्णतः मुक्त है तो किसी कलाकृति के उद्भव की प्रेरणा को नहीं समझा जा सकता। यह रूप पर अत्यधिक बल देती है और तथ्य को पूर्णतः नगण्य मानती है। कई बार इसके लिए कविता का अर्थ केवल विशिष्ट ध्वनियों का संयोजन, दोहराव और उससे उत्पन्न संगीत पर होता है। विशिष्ट शब्दों तथा ध्वनियों के प्रयोग से कविता में जो बिंब बनते हैं उन्हें तो यह मान्यता देती है, किंतु उनके माध्यम से किसी सुसंगत अर्थ के संधान को जरूरी नहीं समझती। साहित्य को इसने सामान्य कथन से भिन्न माना है क्योंकि साहित्य की भाषा में शब्द सामान्य अर्थ नहीं बल्कि अपरिचित अर्थ लेकर आते हैं। सामान्य पाठक भाषा को बाह्य जगत के संदर्भों से जोड़कर ही समझ सकता है, इसलिए रूपवादी नियमों के अनुरूप रची कविता उसके लिए असंप्रेष्य हो जाती है। कविता जब लोगों को की समझ में कम आती है तो उसे पढ़ने वालों भी कम हो जाते हैं। साहित्य को यह पद्धति केवल साहित्यिकता की अवधारणा से जोड़ती
होती है और साहित्यिकता कुछ विशिष्ट युक्तियों के इस्तेमाल से उपजती है। अतः रूपवादी विचारधारा साहित्य के क्षेत्र को बहुत ही सीमित कर देती है। ऐसा नहीं कि इन बातों पर रूपवादी विचारकों का ध्यान नहीं गया है। सदी के उत्तरार्ध में रूपवाद की मान्यताओं में कुछ अंतर पाया गया। अब साहित्यिक पाठ को केवल आंतरिक संरचना के स्तर पर नहीं बल्कि चेतना के स्तर पर भी देखा जाता है। बाह्य जगत से रचना के रूप के संबंध को उतना सख्ती से नकारा नहीं जाता और पाठक की प्रतिक्रिया को भी महत्व दिया जाता। अमेरिका में उभरी नई समीक्षा को एक प्रकार से रूपवाद का विस्तार माना जा सकता है। नई समीक्षा भी इतिहास निरपेक्ष भाव से केवल पाठ को अध्ययन का केंद्र बनाती है, किंतु वह पाठक को संकेत ग्रहण मात्र से संतुष्ट न होकर उसका निर्वचन भी आवश्यक मानती है। इसके अलावा रूपवादी पद्धति की तरह नई समीक्षा रचना के लिए मूल्य निरपेक्ष होना आवश्यक नहीं मानती, बल्कि आधुनिक युग में वह कला को ही मूल्य का शरण स्थल मानती है। संरचनावादी समीक्षा पद्धति। सन 1960 के आसपास पेरिस में संरचनावाद पर आधारित नव समीक्षा आंदोलन उभरा, जिसके पीछे विभिन्न अनुशासनों से जुड़े लेवी स्ट्रॉस, अल्थुसर आदि विद्वानों का भी योगदान था। साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में अनेक विद्वानों आदि ने संरचनावादी साहित्य शास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संरचनावादी समीक्षा पद्धति साहित्येतर तत्वों पर नहीं बल्कि स्वयं साहित्यिक कृति पर भी केंद्रित होती है। साहित्य को संरचनावाद संकेतों की एक व्यवस्था मानता है जो कुछ अलिखित नियमों या परंपराओं से शासित होती है। संरचनावादी समीक्षा उसी सामान्य संहिता उन अलिखित नियमों तथा परंपराओं का अन्वेषण करती है जो रचनाकार में साहित्य रचने की और पाठक में साहित्य को समझने की क्षमता जगाए। जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि यह साहित्यिक कृति को समग्र रूप में देखती है। समग्र रूप में देखती घटकों में विभाजित करके नहीं। इससे आगे जाकर एक स्तर पर यह किसी भाषा के साहित्य को किसी विधा का समग्र रूप में अध्ययन करती है। उस विधा के अंतर्गत आने वाली कृतियाँ उस रचना के घटक रूप होती हैं। इस प्रकार किसी भाषा के समग्र साहित्य को एक संरचना के रूप में लेकर उसके अंतर्गत समस्त विधाओं तथा रचनाओं का अध्ययन भी किया जा सकता है। इस प्रकार वैसे संरचनावाद पर प्रथम प्रभाव रूस के रूपवादी चिंतन का ही पड़ा था। हालांकि इसका उदय भाषा वैज्ञानिक चिंतन से हुआ था। रूपवादी पद्धति में रूप को महत्व दिया जाता है, वस्तु को नहीं। उसके अनुसार ही कीर्ति को आकार तथा अस्तित्व देता है। वह भाषा, बिंब, योजना, छंद, अर्थ, कथानक रूप को वस्तु से भिन्न नहीं माना जाता, क्योंकि वस्तु ही रूप के माध्यम से व्यक्त होती है। इसमें विभिन्न घटकों के अलग अलग विश्लेषण के स्थान पर उनके आपसी संबंधों और अनेक माध्यम से स्पष्ट होने वाले नियमों का अध्ययन किया जाता है। संरचनावाद के आरंभिक दौर में अवश्य ही भाषा विज्ञान के प्रभाव के कारण भाषिक तत्व पर अधिक बल रहा, किंतु ध्यान दें वहाँ भी इसका उद्भव भाषा वैज्ञानिक संसूर के विवेचना से हुआ था कि जिसमें संकेत अर्थात भाषा की अभिव्यक्ति पक्ष को जितना महत्व दिया गया है उतना ही महत्व संकेतित अर्थात भाषा के अर्थ पक्ष को भी दिया गया है। अर्थात इसमें अर्थ या कथ्य का निषेध नहीं बल्कि कथ्य तथा अभिव्यक्ति को एक सुगठित संरचना में आबद्ध रूप में देखा गया। यहाँ भी संरचनावाद रूपवाद से भिन्न हो जाता है। संरचनावाद पर बार्थ और फूको के अतिरिक्त विभिन्न विज्ञानों और तथा विचारधाराओं से संबंध रहा है। प्रमुख प्रवृत्तियाँ और मान्यताएं देखते
सामान्य भाषा की तरह ही साहित्य भी संकेतों की एक व्यवस्था है। यह व्यवस्था ही संरचना है। यह संरचना ही साहित्य की सामान्य संहिता है, जिसके अंतर्गत वे नियम और परंपराएं आती हैं जो सभी साहित्य रचनाओं पर लागू होती है और जिन पर सभी पाठ निर्भर करते हैं। इस प्रकार साहित्य सृजन स्वायत्तता नहीं होता, बल्कि एक संहिता के अधीन होता है। यहाँ भी आप रूपवाद या संरचनावाद का अंतर देख सकते हैं। यह संहिता इतनी व्यापक होती है कि साहित्य के तमाम विविध रूपों को समेट सके। समग्र साहित्य के लक्षण, रूप, सामान्य सिद्धांत इसी संहिता में निहित होते हैं। संरचनावादी विश्लेषण इन्हीं सिद्धांतों का अन्वेषण करता है। यह किसी विशेष संरचना की सामग्री का विश्लेषण ही नहीं करता, बल्कि उसके माध्यम से साहित्यिक संरचना के सार्वभौम तत्वों की भी खोज करता है। संरचना के स्वरूप। विद्वानों ने संरचना के स्वरूप की कुछ विशिष्टताओं की स्थापना की। इनमें प्रमुख पूर्णता, स्वतंत्रता एवं स्वनिष्ठता, सार्वभौमिकता तथा गतिशीलता। पूर्णता। संरचना का अर्थ है विविध घटकों या अंगों का सुसंबद्ध तथा नियमानुकूल संयोजन, अर्थात घटक ही कीर्ति की प्राथमिक इकाई होते हैं और ये एक विशिष्ट व्यवस्था में कीर्ति की संरचना का गठन करते हैं। किंतु संरचनावादी पद्धति संरचना के को घटकों के संयोजन मात्र के रूप में नहीं, बल्कि एक समग्र तथा पूर्ण इकाई के रूप में देखती है। इसके अनुसार साहित्यिक कृति केवल घटकों का एकत्रित रूप नहीं होती, वे घटक कुछ विशेष नियमों तथा व्यवस्थाओं के तहत परस्पर संश्लिष्ट होकर एक पूर्ण वस्तु के रूप में प्रस्तुत होते हैं। वह पूर्ण वस्तु या समग्र संगठन की संरचना है और कीर्ति का अध्ययन भी इस समग्रता की दृष्टि में रखते हुए ही किया जाना चाहिए। स्वतंत्रता और स्वनिष्ठता। स्वतंत्रता का अर्थ है किसी अन्य सत्ता से मुक्त, स्वयं अपने अधिकार में रहना। स्वनिष्ठता का मतलब है अपने आप में पूर्ण होना। दोनों बातें परस्पर जुड़ी हैं। संरचनावादी दृष्टि के अनुसार किसी कृति की संरचना बाह्य तत्वों पर निर्भर नहीं होती, वह अपने ही घटकों को स्वयं जन्म देती और व्यवस्थाबद्ध करती है। उसकी प्रकृति और प्रवृत्ति स्वयं अपने आप के ऊपर अपने ही ऊपर निर्भर है। उदाहरण के लिए किसी कविता का कथ्य या कहानी का चरित्र विधान कीर्ति विशेष में ही आरंभ होकर उसी में समाप्त हो जाता है। कीर्ति के अन्य घटकों से वह संबंध भी होता है और उनसे संपुष्ट भी। सार्वभौमिकता। संरचनावादी समीक्षा केवल आलोच्य कीर्ति के समग्र अध्ययन तक सीमित न रहकर कीर्तिकार की समस्त रचनाओं की ओर बढ़ती और क्रमशः उस विधा के, उस युग के और फिर विभिन्न घटकों, विभिन्न कालों के संपूर्ण साहित्य के अध्ययन को समेटकर उन सार्वभौम नियमों का संधान करने की चेष्टा करती है जो समस्त साहित्यिक कृतियों की संरचना को शासित करते हैं। गतिशीलता। संरचना को अनुशासित करने वाले नियम जड़ और अपरिवर्तनशील नहीं होते, उनका निरंतर विकास होता रहता है और समय, स्थिति और आवश्यकता के अनुरूप उन्हें परिवर्तन आता जाता है। साहित्य को इस पद्धति ने भाषिक संरचना माना है, किंतु यह संरचना कीर्ति के बाह्य स्तर पर नहीं, बल्कि अभ्यंतर स्तर पर स्थित होती है।
इस प्रकार संरचनावाद तथ्य का निषेध नहीं करता, पर साथ ही यह संरचना को तथ्य का वहन करने वाला पात्र भर नहीं उस दशा में कीर्ति का अभ्यंतर स्तर प्रमुख ही उठाएगा और इसका संतुलन डगमगा जाएगा। यथार्थवादी दृष्टिकोण ने सांकेतिक की कीमत ऊपर संकेतक की कीमत पर संकेतित को प्रमुखता दी थी। इसके विरोध में संरचनावाद दोनों को समान महत्व देता है। साहित्यिक पाठ में दोनों समान रूप से अन्वित हैं। इसके बाद पढ़ते हैं यथार्थवाद और आदर्शवाद से संरचनावाद इस बात में भी भिन्न है कि यह कीर्ति की स्वउद्देश्यता का भी निषेध करता है। किसी उद्देश्य को सोच समझा कथन भाषा का साहित्यिक उपयोग नहीं होता। बार्थे के अनुसार लेखक का सरोकार विश्व से नहीं बल्कि शब्द से होता है। वह शब्द से कथन आरंभ करता है और उसमें अर्थ बढ़ता है। उसे क्या कहना है यह वह पहले से तय नहीं करता। वह इस प्रतिबंध से मुक्त होकर रचना करता है, अतः उसकी रचना उद्देश्य रहित होती है। संरचनावादी पद्धति चूंकि बाहरी प्रतिमानों को महत्व नहीं देती, इसीलिए कीर्ति की श्रेष्ठता भी वह बाहरी तथ्यों से नहीं बल्कि संरचना के आधार पर जांचती है। इसीलिए संरचनावादी समीक्षक के लिए समीक्षा सामग्री के रूप में शेक्सपियर ब्रेखत के नाटकों का जो स्थान है वह बाजारू जासूसी उपन्यासों का भी। यह पद्धति रचना को लेखक की आत्म अभिव्यक्ति भी नहीं मानती, क्योंकि उससे साहित्य की आत्मपरकता को प्रमुखता देनी होगी। इसके अनुसार लेखक का आत्मा तथा रचना एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। संरचनावाद को सोस्यू ने नियमों की अमूर्त व्यवस्था माना। संरचनावाद भी अपने आप में एक अमूर्त और जटिल प्रत्यय है और इससे जुड़ी पद्धति पर अस्पष्टता तथा जटिलता के आरोप लगे हैं। इसके बाद इस पद्धति की सबसे प्रमुख आलोचना तो यही है कि साहित्य की स्वतंत्रता और तथा साहित्यिकता के नाम पर यह रचनाकार के मानस, उसके जीवन, समकालीन समाज, इतिहास, दर्शन सभी की उपेक्षा करके अपने आप को केवल कीर्ति तक सीमित कर लेती है। कीर्ति तक की अंतर्वस्तु का इसके लिए महत्व नहीं है, बल्कि कुछ विचारक तो कीर्ति के अर्थ को भी नगण्य मानते हैं। इसीलिए इस पर समाज विमुखता तथा यथार्थ विमुखता का आरोप भी लगा है। यह अवश्य है कि आगे चलकर विद्वानों ने संरचना में शब्द तथा अर्थ को समान महत्ता दी, किंतु फिर भी रचना का प्रारंभ शब्द ही माना गया, अर्थ से नहीं। फिर पढ़ेंगे अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम उसमें देख रहे हैं। अब पढ़ेंगे शैली विज्ञान पद्धति। तो शैली विज्ञान पद्धति में देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं।
भाषा की शैली है, यह भाषा के सामान्य रूप को सृजनात्मक विशिष्टता देती है। विशिष्टता कथ्य के अनुरूप ध्वनियों, शब्दावली, वाक्य रचना, अलंकार, छंद आदि के चुनाव से आती है। शैली की परिभाषा अवसर तथा कथ्य के अनुसार भाषा के सृजनात्मक रूप के तौर पर की जा सकती है। भाषा के अवयवों के विशिष्ट प्रयोगों के द्वारा यह भाषा को लेखक का अभीष्ट अर्थ प्रदान करती है। किंतु यह वह भाषा के बाहरी स्तर तक ही सीमित नहीं है। उसका प्रमुख उद्देश्य विशिष्ट अर्थ या आशय को संप्रेषण है, अतः वह भाषा के अभ्यंतर या आर्थी स्तर तक जाती है। सामान्य अर्थ के साथ ही ध्वनित अर्थ का भी प्रकाशन करती है। अतः यह साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण ही नहीं, अनिवार्य उपकरण भी है। रूपवाद और संरचनावाद से प्रभावित होते हुए भी यह साहित्यिक शैली विज्ञान उनसे भिन्न हो जाता है, क्योंकि इसमें कीर्ति का रूप का अर्थ का संप्रेषित करने के माध्यम के तौर पर देखा गया है। इसमें अर्थ का महत्व बढ़ गया है। शैली विज्ञान भाषा की जिस शाखा में भाषा की संरचना का विशिष्ट शैली के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है वह शैली विज्ञान है। साहित्य समीक्षा के संदर्भ में वह साहित्यिक कृतियों के उन भाषिक तत्वों का विश्लेषण विवेचना करता है जो उन कृतियों की शैली निर्धारित करते हैं। इस आधार पर इसकी प्रकृति को लेकर विद्वानों में मतभेद उठ खड़े हुए हैं। इसके दो प्रमुख पक्ष होते हैं। भाव पक्ष जिसमें अर्थ या कथ्य समाहित होता है, और अभिव्यक्ति पक्ष जिसमें भाषा, शैली आदि समाहित होते हैं। विद्वानों के एक दूसरे वर्ग ने इस बात पर विरोध किया कि उन्होंने शैली वैज्ञानिक समीक्षा को इसीलिए महत्वपूर्ण माना कि यह साहित्यिक आलोचना के लिए सामाजिक यथार्थ, मनोविज्ञान आदि बाह्य प्रतिमानों को नकार कर उसे अभ्यंतर प्रतिमान यानी स्वयं कीर्ति पर केंद्रित करती है। भाषिक संरचना कीर्ति का कलेवर होता है, जिसकी उपेक्षा समीक्षा को अधूरा छोड़ देती है। शैली वैज्ञानिक समीक्षा इस तथ्य की पहचान करती है। इस तरह शैली वैज्ञानिक विवेचना संपूर्ण पाठ के सभी पक्षों पर काम करता है और व्यक्ति के विश्लेषण के माध्यम से कथ्य को भी पहुंचा जाता है, कथ्य तक भी पहुंच जाता है। इसमें प्रमुख प्रवृत्ति और मान्यताएं देखते हैं। शैली विज्ञान से जुड़ी समीक्षा पद्धति सामान्य भाषा का निवारण साहित्यिक भाषा का विश्लेषण करती है, और यह पद्धति मात्र भाषा का विश्लेषण नहीं करती, भाषा के अंदर छुपे भावों की तक बैठती है और भाव के साथ भाषा की संगति का भी अध्ययन करती है। इन दोनों ही बातों का उल्लेख अलग अलग संदर्भों में पहले हो चुका है। सामान्य भाषा स्पष्ट तथा एकार्थी होती है। साहित्य की भाषा चूँकि मात्र बाह्य संकेतों तक सीमित नहीं रहती, इसीलिए उसमें अनेकार्थकता होती है। संदिग्धता और अनेकार्थता सामान्य भाषा के लिए दोष है, किंतु साहित्यिक भाषा के लिए गुण। इस प्रकार साहित्यिक भाषा की सामग्री वही है जो सामान्य भाषा की, किंतु उस सामग्री का उपयोग वह भिन्न तरीके से करती, क्योंकि उसका प्रकार्य सामान्य भाषा से भिन्न है।
अरस्तु ने काव्य भाषा को सामान्य बोलचाल की भाषा का अतिक्रमण माना है। भारतीय काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति को काव्य का प्राण माना गया है। रचनाओं के मूल में भाषा की सार्थक सत्ता को आलोचक ही नहीं कवि भी स्वीकार करते रहे हैं। परंपरा से भाषा को साहित्य का अनिवार्य उपकरण माना जाता रहा है। भाषा विज्ञान की प्रगति ने भाषा के महत्व को अधिकाधिक रेखांकित किया और आज के कई रचनाकार भी भाषा को साहित्य का साधन नहीं बल्कि साहित्य को भाषा की अनेक प्रयुक्तियों में से एक मानने लगे हैं। उनके अनुसार यह भाषा की ऐसी विधा है जो सामान्य व्यवहार की भाषा के नॉर्म से कुछ हटी हुई है, विशिष्ट और सृजनात्मक है। समीक्षक को भाषा तथा शैली विज्ञान ही नहीं साहित्य शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कृति के अर्थ तक पहुँचने के लिए यह देख पाने के लिए कि शैली के उपकरणों का सही और सार्थक प्रयोग हुआ है या नहीं, उसे साहित्य शास्त्र संबंधी उपकरणों से भी अपना संदर्भ जोड़ना होगा। उदाहरण के लिए छंद और अलंकार मूलतः साहित्य शास्त्र के अंग हैं, किंतु कविता का भाषिक विश्लेषण करते समय उन पर ध्यान न दिया जाए तो कविता का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। रहीम का दोहा आप सबने पढ़ा, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, वह खाए और बौरात नर यह पाए बौराए। आज शैली वैज्ञानिक समीक्षा मात्र भाषिक विश्लेषण से बहुत आगे बढ़ गई है। रचनाकार पर ध्यान देते हुए भी इसकी विवेचना का मुख्य केंद्र चूंकि कृति है, इसलिए वह कई बार रचनाकार के मंतव्य से आगे जाकर भी इस बात की पड़ताल करने लगती कि रचना की अपनी व्यंजना क्या है। हो सकता है कि रचना वह कुछ ध्वनित कर रही हो जो कृतिकार के ध्यान में न आया हो। इसका कारण यह हो सकता है कि रचनाकार ने उपयुक्त शैली के चुनाव का सामर्थ्य न हो, और यह भी हो सकता है कि स्थिति के अनुसार उस कृति या शैली का व्यंजना बदल गई हो। इसके अलावा यह मान्यता भी है कि रचना अपने सृजन के बाद सृजक से मुक्त हो जाती है। ऐसे में उसका वस्तुपरक विश्लेषण अनेक ऐसे अर्थ दे सकता है जिनकी कल्पना भी रचनाकार को न हो। ऐसी समीक्षा पूर्णतः वस्तुपरक समीक्षा होगी, रचनाकार के जीवन तथा मानसिकता पर आधारित समीक्षा से भिन्न। इन सब बातों के बावजूद ध्यान रखें कि शैली विज्ञान समीक्षा भाषा के उस प्रकार के संधान पर केंद्रित है जिसमें सतही अर्थ और व्याकरणिक संरचना से आगे जाकर विशिष्ट अर्थ का भी बोधन होता है। इस अर्थ की तलाश मात्र भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण से नहीं हो सकती। उस अर्थ की विशिष्टता प्रारंभिक तौर पर रचनाकार के दृष्टिकोण और अपेक्षाओं पर भी आधारित होती है। इसलिए इस प्रकार की समीक्षा के आरंभ में रचनाकार ही की संपूर्ण उपेक्षा संभव नहीं और उसे ध्यान में रखने पर ही पाठ का प्राथमिक अर्थ खुल सकता है। वस्तुतः शैली वैज्ञानिक समीक्षा की सामग्री भाषा का विशिष्ट साहित्यिक रूप है, किंतु उसके विश्लेषण की पद्धति मूलतः भाषा वैज्ञानिक है। मूल्यांकन इसका है ये। इस पद्धति में रचना के सामाजिक तथा नैतिक मूल्य पूरी तरह से उपेक्षित हो जाते हैं, क्योंकि ये सामाजिक मूल्य है, साहित्यिक नहीं। उसके बाद पढ़ते समाजशास्त्रीय पद्धति। कुछ ऐसी समीक्षा पद्धतियों का अध्ययन किया जो कृति को ही
विवेचना का केंद्र बनाकर चलती थी और साहित्य पर साहित्येतर अनुशासनों के प्रभाव को पूर्णतः नकारती थी। समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्धति इसके बिल्कुल विपरीत जाकर साहित्य का अध्ययन समाजशास्त्र की दृष्टि से करती है, जो स्पष्ट रूप से साहित्येतर अनुशासन है। ऐसा करने के लिए इसके पास अपने तर्क भी हैं, जिनका यथास्थान विवेचना ही किया जाएगा। प्रमुख प्रवृत्तियां तथा मान्यताएं। आइए देखते प्रमुख प्रवृत्तियां तथा मान्यताएं में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस पद्धति का सरोकार केवल साहित्य से ही नहीं वरन समाजशास्त्र से भी है, जो अपने आप में पर्याप्त विकसित और अभी भी विकासमान अनुशासन है। समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्धति मात्र साहित्य शास्त्र के ही नहीं बल्कि समाजशास्त्र के भी अंतर्गत आती है। साहित्य शास्त्रियों ने साहित्यालोचन में समाजशास्त्रीय अवधारणाओं को अपनाया तो समाजशास्त्र के अध्येताओं ने अपने विषय को विस्तार देने तथा अपनी कुछ मान्यताओं के प्रमाण देने के लिए साहित्य के विशेषकर उपन्यास के अध्ययन को भी अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। साहित्य शास्त्र और समाजशास्त्र दोनों में ही अनेक मतांतर हैं, जिससे जिन्होंने समीक्षा दृष्टि को भी अनेक खेमों में बांट दिया। इस स्थिति में से कुछ बातें बहुत ही कम रह जाती है जिन्हें इस समीक्षा पद्धति के अंतर्गत सर्वमान्य कहा जाए। आगे कुछ उन मान्यताओं का उल्लेख किया जा रहा है जिसका प्राय सर्वमान्य है और कुछ उन प्रवृत्तियों की भी चर्चा की जा रही है जो सर्वमान्य न होते हुए भी इस समीक्षा पद्धति में महत्वपूर्ण स्थान की अधिकारी है। साहित्य की समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्धति की मूलतः मान्यता है साहित्य अपने युग के समाज की उपज है और दोनों का अभिन्न संबंध समाज से काटकर साहित्य को न समझा जा सकता है और न व्याख्यात किया जा सकता है। साहित्य में अंतर्निहित सामाजिक तत्व की पहचान हमें साहित्यिक पाठ की बेहतर समझ देती है। साथ ही साहित्य में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से समाजशास्त्रीय तथ्यों के साक्ष्य भी उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार वह समाजशास्त्र के अध्ययन में भी सहायक होता है। साहित्य तथा समाज के घनिष्ठ तथा अन्योन्य आश्रित संबंध को एक मत से स्वीकार करते हुए विद्वान इस संबंध के स्वरूप पर एकमत नहीं है। कुछ विचारकों के मत में साहित्य समाज की स्थल बाह्य स्थितियों को दर्पण की भांति ज्यों का त्यों प्रतिबिंबित करता है। कुछ अन्य विचारकों ने इस मत की आलोचना करते हुए दिखाया कि दर्पण बिना चयन के बिना किसी विवेक के अपने सामने आने वाली हर वस्तु को अनायास ही प्रतिबिंबित करता है, चाहे संदर्भ में उसका महत्व हो या न। साहित्य चयन के विवेक की मांग करता है। रचनाकार अपनी रचनाओं में समाज को प्रस्तुत करता है, किंतु उसका कौशल इस बात में निहित है कि अपने कथ्य की प्रस्तुति में वह उपलब्ध सामग्री में किन तथ्यों को चुनता और किन को छोड़ता है। सृजनशील रचनाकार साहित्य में बाह्य जगत के तथ्यों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत नहीं करता, वह इन तथ्यों के पीछे की प्रेरक चेतना की पहचान करता है जो अपने आप में कम यथार्थ नहीं होता। समाज शास्त्रीय समीक्षा पद्धति को हम वस्तुपरक मानेंगे, जो रचना की प्रेरक शक्तियों को बाहरी वस्तु जगत में देखती है।
प्रत्यक्षवादी और मार्क्सवादी विचारधाराएं मुख्य रूप से मानती कि साहित्य समाज का दस्तावेज होता है और उसका काम है पूरी ईमानदारी से अपने समय के समाज, उसकी समस्याओं और उसमें सक्रिय शक्तियों का अंकन करे। दूसरी ओर आदर्शवादी विचारधारा, जो मुख्यतः इंग्लैंड में 19वीं सदी के बीच में उभरी, के अनुसार साहित्य को ऊपर उल्लिखित कर्म के आगे जाकर आदर्शवादी मूल्यों की स्थापना भी करनी चाहिए। हिंदी में हम प्रेमचंद जैसे रचनाकारों में दोनों प्रकार की विचारधाराओं का सामंजस्य देख सकते हैं। इसकी प्रस्तुति मार्क्स और एंगल्स के अनुसार भी सामाजिक प्रतिबद्धता साहित्यिक रचना का अनिवार्य गुण है। हाँ, इसकी प्रस्तुति सपाट न होकर कलात्मक होनी चाहिए। मार्क्सवादी और आदर्शवादी विद्वानों ने श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों के लिए आवश्यक गुणों का उल्लेख किया, किंतु ध्यान दें कि साहित्य का समाजशास्त्रीय विवेचना केवल श्रेष्ठ या महान कृतियों तक सीमित नहीं है। यह सही है कि साहित्य समीक्षा के लिए सामान्यतः श्रेष्ठ साहित्यिक मूल्यों वाली कृतियों को ही चुना जाता है, किंतु समाजशास्त्र घटिया या सस्ते कहलाने वाले लोकप्रिय साहित्य को भी अपनी परिधि से बाहर नहीं मानता। यह समीक्षा पद्धति लेखक को परिवेश और कृति के बीच स्थित मानती साहित्यिक कृति के विषय वस्तु और तथा स्वरूप के निर्धारण में युगीन सामाजिक परिस्थितियों तथा लेखक की जीवन दृष्टि का हाथ होता है, किंतु स्वयं लेखक भी अपने विशिष्ट युग परिस्थितियों की उपज होता है। युगीन स्थितियों के साथ उसके अपने जन्म, जीवन और समाज की स्थितियाँ, उसका वर्ग आदि उसकी जीवन दृष्टि को निर्धारित करते हैं। समाजशास्त्रीय समीक्षा रचना कर्म में लेखक की मानसिकता निर्धारित करने वाले तत्वों को महत्व देती है, क्योंकि इनसे रचना की प्रकृति तथा कथ्य को समझने में सहायता मिलती है। समाजशास्त्रीय चिंतन के अनुसार लेखक का कार्य सत्य को सामने रखना है। उसकी मानसिक संरचना ने इसी समाज में रूप ग्रहण किया और वह इस समाज का ही नागरिक है, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि वह निष्क्रिय भाव से समाज को प्रतिबिंबित भर कर देता है। मुख्य रूप से इंग्लैंड के आदर्शवादी विचारकों ने यह स्पष्ट किया कि लेखक समाज की व्याख्या करता और रचना में उसकी भूमिका यह सक्रिय सृजक की है, मात्र माध्यम की नहीं। व्याख्या के क्रम में लेखक को सामाजिक आदर्श की स्थापना की अपेक्षा भी है, ये विचारक करते थे, किंतु यह भी मानते थे कि वह स्थापना उपदेश के रूप में नहीं बल्कि रचना के सहज क्रम में आनी चाहिए। यह समीक्षा पद्धति साहित्य के पाठक को भी महत्व देती है। तेन ने स्पष्ट किया है कि साहित्यिक रचनाओं के कथ्य तथा रूप पाठकों की अभिरुचि से निर्धारित होते हैं। समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्धति रचनाकार और पाठक ही नहीं, प्रकाशक तथा विक्रेता की भी साहित्य की प्रकृति के निर्धारण में महत्वपूर्ण मानती है। आज के बाजार में प्रधान समाज में लेखन के आर्थिक पहलू तथा परिवेश के आर्थिक पक्ष की उपेक्षा नहीं की जा सकती। समीक्षा के दौरान यह तथ्य आलोचक के सामने रहना चाहिए। आलोचक का काम केवल कृति विशेष की समीक्षा ही नहीं, कृति विशेष के माध्यम से वह उस
की विश्व दृष्टि की खोज करता है, उसका यथार्थबोध बाहरी स्तर तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि कृति में अभिव्यक्त चेतना की संरचना और अर्थ के मर्म की खोज की क्षमता उसमें होनी चाहिए, क्योंकि साहित्य ही सामाजिक यथार्थ उस आंतरिक यथार्थ से संचालित होता है। संक्षेप में, आलोचक का काम स्थूल समाज शास्त्रीय विश्लेषण नहीं, बल्कि सूक्ष्म सामाजिक प्रक्रियाओं और चेतनाओं की पहचान है। मूल्यांकन देखते हैं। समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्धति की मान्यताओं के संदर्भ में यह कहा जा चुका है कि इस पद्धति के अंतर्गत अनेक विचारधाराओं और सिद्धांतों की साहित्य संबंधी मान्यताएं आ जाती हैं। कई स्थानों पर उन विचारधाराओं में मतभेद दिखाई देता है और इस स्थिति में अनेक बिंदु ऐसे हैं जिनके आधार पर इसका मूल्यांकन वास्तव में इसके किसी एक पक्ष या मान्यता की एक सरणी का ही मूल्यांकन होगा, समस्त पद्धति का नहीं। यह बात इसकी आलोचना का एक आधार बन सकती है कि इनके मतांतरों के बीच इस पद्धति का कोई सर्वमान्य रूप स्पष्ट नहीं होता। कुछ आलोचकों का यह भी कहना है कि यह पद्धति साहित्य तथा समाज के संबंध को स्पष्ट समझा नहीं पाती। इसके अंतर्गत विभिन्न मतों से कोई साहित्य को समाज का दर्पण मानता है, कोई इनमें वस्तुगत साम्य का संबंध देखता है, तो कोई यह भी कहना है कि यह पद्धति साहित्य तथा समाज के संबंधों को स्पष्ट समझा नहीं पाती। इसके अंतर्गत विभिन्न मतों में से कोई साहित्य को समाज का दर्पण मानता है, कोई इनमें वस्तुगत साम्य का संबंध देखता है, तो कोई संरचनाओं के साम्य का। इस प्रकार का मत विभिन्न तो किसी भी ऐसी समीक्षा में होगा जो विभिन्न मतों से संबंध विचारकों को आकर्षित करती है। इसके अतिरिक्त समाजशास्त्रीय साहित्य समीक्षा भी अपेक्षाकृत नया अनुशासन है। यह मुख्य रूप से वस्तुपरक दृष्टि पर आधारित सिद्धांत है। कीर्ति को ही अध्ययन की सामग्री मानकर बाह्य जगत का बहिष्कार कर देते। कीर्ति में निहित सत्य के आत्मपरक पर आधारित जो होते हैं वो कीर्ति को ही अध्ययन की सामग्री मानकर बाह्य जगत को बहिष्कार कर देते। कीर्ति में ही निहित सत्य के रूप में भी और कीर्ति की परख की कसौटी के रूप में भी। कलावाद, रूपवाद, संरचनावाद, मनोविज्ञान तथा मनोविश्लेषण आदि इस प्रकार के सिद्धांत हैं। इन्होंने समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्धति की जो आलोचना की है उसे आप कुछ सीमा तक निरस्त कर सकते हैं, क्योंकि वह इन सिद्धांतों के अपने पूर्वाग्रहों से प्रेरित है। किंतु इस सिलसिले में टी.एस. एलियट की आलोचना अवश्य एक पति की बात कहती है। एलियट के अनुसार साहित्य की आलोचना ऐसी होनी चाहिए जो साहित्य को समझने में तो सहायता दे ही उसके आस्वाद को भी उभारे। समाजशास्त्रीय समीक्षा सामाजिक पक्ष के गंभीर विवेचना द्वारा साहित्य को समझाने में तो समर्थ होती है, किंतु इसके आस्वाद या आनंद पक्ष का उद्घाटन नहीं करती। समाजशास्त्रीय पद्धति पर आरोप लगाया जाता है कि अमूर्त या आत्मपरक रचनाओं के लिए इसमें स्थान नहीं है, किंतु ऐसा कहने वाले यह भूल जाते हैं कि समाजशास्त्र का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है और हर प्रकार की रचनाओं को, घटिया कहे जाने वाले साहित्य को भी यह अध्ययन के योग्य मानता है, क्योंकि वह आदर्श साहित्य या आदर्शपरक साहित्य चाहे न हो, लेकिन वह किसी न किसी सामाजिक या ऐतिहासिक तथ्य पर अवश्य रोशनी डालता। हाँ, यह कहा जा सकता है कि उस दशा में उसका अध्ययन साहित्य नहीं बल्कि समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है, किंतु इस समीक्षा पद्धति में दोनों को बिल्कुल विलगाकर देखना संभव ही नहीं। अब ये पाठ खत्म हो गया है हमारा। अब आगे का पाठ पढ़ेंगे अस्तित्ववाद, आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद।